स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, समाचारों में टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में किया जाता है? ए चीन, बी इजराइल, सी इराक, डी यमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इजराइल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है। इसका उद्देश्य दो स्वतंत्र राज्यों इजराइल और फिलिस्तीन के निर्माण के माध्यम से इस संघर्ष का समाधान करना है। वर्ष 1993 के ओस्लो समझौते के बाद इसमें तेजी आई और कई लोग इसे आसन्न संकट का एकमात्र व्यवहार समाधान मानते हैं। इस समाधान की रूपरेखा वर्ष 1974 में फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में निर्धारित की गई है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। 2. NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। 3. प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी PAT राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु संकट के कारण महिलाओं को विशेष रूप से गरीबी की स्थिति में मौजूदा भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण अत्यधिक उच्च स्वास्थ्य जोखिमों का अनुभव होता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है। NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कथन 2 सही है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन में ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी PAT सहित 4 पहले शामिल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कोलकाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रारंभ में शहर में कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती के 3 गांव शामिल थे जो महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में कार्य करते थे। 2. जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 3. कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलकाता का शहरीकरण। कलकत्ता की स्थापना ब्रिटिश राज की विस्तार योजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्ष 1686 में हुई थी। शहर में कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती के 3 गांव शामिल थे जो 16वीं, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में कार्य करते थे। अतः कथन 1 सही है। जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 24 अगस्त 1686 को जॉब चार्नोक पहली बार एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सुतानुती गांव आए। अतः कथन 2 सही है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है जो सैंड हेड से 232 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। इसका नेविगेशनल चैनल विश्व के सबसे लंबे चैनलों में से एक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अवधारणा पहली बार वर्ष 1945 में NM सरकार की एक रिपोर्ट में पेश की गई थी। 2. पहला IIT वर्ष 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। 3. भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, इसकी अवधारणा पहली बार वर्ष 1945 में NM सरकार की एक रिपोर्ट में पेश की गई थी जो उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में शिक्षा के सदस्य थे। अतः कथन 1 सही है। पहला IIT वर्ष 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था
और नवीनतम आईआईटी वर्ष 2016 में गोवा में स्थापित किया गया था। देश भर में कुल 23 आईआईटी हैं, अतः कथन 2 सही है। भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर ज़ांज़ीबार, तंजानिया में होगा, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास पूर्वी अफ्रीका तंजानिया के एक द्वीप पर अपने दरवाजे खोलकर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईयू के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी सीबीएम की विशेषताएं हैं? 1. यह यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन सघन सामानों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाने का एक उपकरण है। 2. यह सुनिश्चित करता है कि आयात की कार्बन कीमत घरेलू उत्पादन की कार्बन कीमत से अधिक है। 3. यह गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ईयू का कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र यानी सीबीएम यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी सीबीएम को उन देशों में सस्ते आयात के बीच अपने घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां उत्सर्जन में कटौती अथवा उत्सर्जन के लिए कार्बन की कीमत कम है। यूरोपीय संघ के आयातकों को यूरोपीय संघ और निर्यातक देश के बीच अंतर्निहित उत्सर्जन के मूल्य अंतर की भरपाई के लिए सीबीएम प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 सही है। सीबीएम यह सुनिश्चित करता है कि आयात की कार्बन कीमत घरेलू उत्पादन की कार्बन कीमत के बराबर है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सीबीएम तंत्र गैर ईयू देशों में निकट स्रोतीकरण और स्वच्छ औद्योगिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिप 4 एलायंस और ऑकस दोनों का सदस्य है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशियाई सुरक्षा नेटवर्क चिप 4 गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था और यह ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान एवं अमेरिका को दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माताओं के रूप में एकजुट करता है। ऑकस पहल ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच एक उन्नत प्रौद्योगिकी साझेदारी है जिसका 2021 में अनावरण किया गया। ऑकस व्यवस्था में वाशिंगटन और लंदन से कैनबरा तक पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु संचालित पनडुब्बियों का स्थानांतरण शामिल है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों समूहों का हिस्सा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से निम्नलिखित में से कौन से लाभ हो सकते हैं? 1. देश में सस्ता ऋण, 2. न्यूनतम दरों पर विदेशी ऋण, 3. न्यूनतम विदेशी मुद्रा जोखिम, 4. मौद्रिक स्थितियों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक वैश्वीकृत मुद्रा प्रमुख लाभ प्रदान करती है, विशेष रूप से इसकी विदेशी मांग जो व्यापार एवं भंडार के लिए देश के भीतर ऋण को सस्ता कर देगी, अतः कथन 1 सही है। अधिक रुपए के बॉन्ड खरीदे जाने से उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी, इसलिए प्रभावी रूप से विदेशों में न्यूनतम दरों पर धन उधार देंगे, अतः कथन 2 सही है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप वित्तीय संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिका डॉलर सहित विदेशी मुद्राओं पर भारत की निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा जोखिम कम हो जाएगा, अतः कथन 3 सही है। अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। यह मौद्रिक नीतियों को समायोजित करने के साथ ही आर्थिक कठिनाइयों से निपटने हेतु अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, अतः कथन 4 सही है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी को ऑपरेशन फ्लड सहित कई प्रमुख डेयरी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बनाया गया था। 2. इसे कृषि मंत्रालय से अलग करके केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। 3. भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुग्ध उत्पादन में सहकारी समितियां। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऑपरेशन फ्लड सहित कई प्रमुख डेयरी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए
एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना की कल्पना की थी, अतः कथन 1 सही है। जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने इसे कृषि मंत्रालय से अलग कर सहयोग के लिए एक मंत्रालय बनाया, अतः कथन 2 सही है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हेपेटाइटिस बी अत्यधिक सामान्य है और यह दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर एवं मृत्यु का कारण बनता है। 2. हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है। 3. वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस सी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अनुसंधान निधि प्रदान की जाती है। हेपेटाइटिस बी अत्यधिक सामान्य है और साथ ही दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर एवं मृत्यु का कारण बनता है, अतः कथन 1 सही है। किसी भी निवारक हस्तक्षेप के अभाव में उच्च हेपेटाइटिस वायरल से ग्रसित माताओं से बच्चे में इसके संचरण का जोखिम 70% से 90% तक और हेपेटाइटिस बी एंटीजन निगेटिव माताओं के मामले में 10% से 40% तक होता है, अतः कथन 2 सही है। वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। साथ ही 2030 तक हेपेटाइटिस बी से जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी। 2. इसका उद्देश्य एकीकृत रोग निगरानी, संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया और समन्वित अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीति तैयार करना है। 3. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ हैदराबाद में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल वन हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने अपनी 21वीं बैठक में अंतर मंत्रालय प्रयास के साथ एक नेशनल वन हेल्थ मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी, अतः कथन 1 सही है। नेशनल वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य एकीकृत रोग निगरानी, संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया और समन्वित अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीति तैयार करना तथा नियमित बीमारियों के साथ साथ महामारी प्रकृति की बीमारियों के बेहतर नियंत्रण हेतु निर्बाध जानकारी साझा करना है, अतः कथन 2 सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर में स्थित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस सिविल सेवा दिवस पर दृष्टि IAS के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, DLP एवं टेस्ट सीरीज पर 40% की छूट है। ये ऑफर सीमित समय सिर्फ आज तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिए समर्पित होता है और उस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। 2. दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होते हैं। 3. तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।